सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, पानामा लीक्स के लिए मशहूर आलमी सहाफ़ती तंजीम ICIJ ने अब नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वज़ीर आज़म ने उनकी तहकीकात का भी ऐलान कर दिया है। इस हवाले से उन्होंने गुज़श्ता सब कई ट्वीट्स भी किए और लिखा कि हुकूमत उन तमाम शहरियों की पड़ताल करेगी जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं, और अगर कुछ गलत साबित हुआ तो हम मुनासिब कार्रवाई अमल में लाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद डॉन लीक्स की जितनी हाइप बनाई गई थी, जितना शोर किया गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट्स भी दिखाई नहीं दे रहा। इसमें कुछ हुकूमती बुज़रा और सियासी शख्सियात के नाम ज़रूर सामने आए हैं। अलबत्ता इनमें से बेशतर वो हैं जिनकी ऑफशोर कंपनीज पहले ही सामने आ चुकी हैं, जैसा कि खुसरो बख्तियार, जिनके भाई और बिजनेस पार्टनर ने एक ऑफशोर कंपनी के जरिए 2018 में लंदन में $1 मिलियन की प्रॉपर्टी अपनी वालिदा के नाम मुंतकिल की। अलीम खान ने भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक कंपनी कायम की। अलबत्ता उनका दावा है कि वो अपने असासों में इसका पहले ही जिक्र कर चुके हैं। इसी तरह फैसल वाउडा, शौकत तरीन और मोनस इलाही ने भी अपनी अपनी वजाहतें पेश कर दी हैं। फिर साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार के बेटे भी अपनी ऑफशोर कंपनी से मामले पर बड़े कॉन्फिडेंट हैं। पेंडोरा बॉक्स है क्या और इसमें मज़ीद किन किन अफराद के नाम शामिल हैं, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम जानेंगे कि लीगली और फाइनेंशियली क्या ये तमाम तर जो कंपनीज़ हैं ये बनाना गलत है, सही है। जिन लोगों ने डिक्लेयर किया है उनके साथ क्या होगा, जिन लोगों ने छुपाई है उनके साथ क्या होगा, ये तमाम तर मामलात आज ट्रांसमिशन में डिस्कस होंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सियासतदानों का दामन साफ, न सिफारतकार सुथरे निकले। ताजरों ने भी तिगड़म लड़ाई, सरकारी अफसरान भी हाथ दिखाते रहे। टैक्स बचाओ माल बनाओ की रेस में सब सर पर दौड़ रहे हैं। मामले में सिर्फ वजीर आजम नीट एंड क्लीन नजर आते हैं, मगर काबीना पर पेंडोरा का धब्बा लग गया। वजीर खजाना शौकत तरीन का जाती खजाना 4 ऑफशोर कंपनियों में है। खुसरो बख्तियार भी खूब खेले। वजीर सनत के भाई उमर ने लंदन में $10 लाख का अपार्टमेंट ऑफशोर कंपनी के जरिए खरीदा। वफाकी वजीर मोनिस इलाही ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदार निकले। फैसल वाउडा ने 2012 में ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में सरमायाकारी की। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। साबिक वजीर खजाना इसाक डार के साहबजादे अली डार पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली शर्जील इनाम मेमन का नाम भी दौलत छुपाने वालों की फहरिस्त में शामिल। पेंडोरा पेपर्स में मुतादिद साबिक फौजी अफसरान के नाम भी सामने आए। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफात अली शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नसीम, जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल, जनरल रिटायर्ड तनवीर ताहिर की अहलिया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान की हमशीरे का नाम भी शामिल। जनरल रिटायर्ड अफसर मुजफ्फर के बेटे हसन मुजफ्फर के नाम पर भी एक ऑफशोर कंपनी निकली। अबराज कंपनी के मालिक आरिफ नकवी, नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के MD अदनान आफरीदी, अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में आया है। रिपोर्ट आपने देखी है, बहुत से नाम हैं और इन नामों में से चंद नामों के हवाले से कुछ हम बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के किसी न किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं, या फिर उनके बच्चों के मामलात हैं। नाम बहुत ज़्यादा हैं, हम इस पर बात भी करेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जानना क्योंकि ज़रूरी है। आज की ट्रांसमिशन का मकसद न तो किसी की किरदार कुशी है, न कोई मामलात हैं। हम ये सिर्फ और सिर्फ जानना चाहेंगे कि लीगली क्या ये कंपनीज कानूनी होती हैं, गैर कानूनी होती हैं। डिक्लेयर अगर कर दिया जाए अपने असासों के अंदर, FBR के अंदर, इलेक्शन कमीशन, जहाँ जहाँ भी असासे डिक्लेयर किए जाते हैं हर शख्स के हिसाब से, तो क्या उसको भी हम ये कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है जो खुला है और ये तमाम चीज़ें इलीगल हैं। और फाइनेंशियली ऐसी कंपनीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है, ऐसी कंपनीज़ बनाई जा रही होती हैं, तो उसके क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं, आज इसको हम तकनीकी बुनियादों पर आज की ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट जो हैं वो मौजूद हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ माहिर मुआशियात हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर सिद्दीक साहब कानूनी माहिर हैं, उनसे अज़हर सिद्दीक साहब से जानेंगे सबसे पहले कि अज़हर साहब ये जैसे ही ये खबर, बल्कि आने से पहले ही 2 दिन से ये बातें होना शुरू हो गई कि जनाब ये अब एक नया पेंडोरा बॉक्स जो खुलने जा रहा है उसमें पता चल जाएगा कौन चोर है, कौन चोर है, कौन चोर नहीं है। मैं सादा सवाल ये जानना चाह रहा हूँ
कि ऑफशोर कंपनी बनाना बुनियादी तौर पर क्या गैर कानूनी काम है? बुनियादी तौर पर अगर आपको याद होगा कि जब पनामा लीक्स आई थी, पनामा पेपर्स आए थे, तो पनामा पेपर्स में नाम आने की बुनियाद पर तो सोशली अगर देखा जाए, मॉरली अगर देखा जाए, पूरी दुनिया बड़े बड़े लीडर जिनके नाम आए उन्होंने अपने आप को स्टेप डाउन कर लिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखा कि ये पिटीशन बकायदा गई और सुप्रीम कोर्ट में पनामा के अंदर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया। यहाँ मैं चीजें क्लियर कर दूं आपके सामने कि ये जितनी भी कंपनियां हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में अगर आप आ जाएं, बहामास में आ जाएं, पनामास में आ जाएं, ये बीबीआई कंपनी जितनी भी है, ये कंपनी बनाना गैर कानूनी नहीं है। लेकिन असल जो बात है कि ये आपके एसेट छुपाने के लिए बुलाई जाती हैं, ये लेयरिंग की जाती है, एक कंपनी के पीछे दूसरी कंपनी, दूसरी के तीसरी कंपनी, और ये सारी कंपनी इतनी ज्यादा है और ये ज्यादातर वहीं उन्हीं आइलैंड पे बनाई जाती है जहां दौलत छुपाई जाती है, ताकि नाम सामने ना आए, क्लियर ना आए। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने उन कंपनियों में अपना इंटरेस्ट अगर आपने शो कर दिया, अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, तो आप पे दो जिम्मेदारियां हैं। एक तो आपने वो टैक्स के पर्पस के लिए डिक्लेरेशन देनी है, दूसरा नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर करनी है। अगर नॉमिनेशन पेपर में आपने डिक्लेयर कर दिया है तो फिर वेल एंड गुड, आप समझते कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और टैक्स भी अवेड नहीं किया आपने। लेकिन यहाँ होता ये है कि ना सिर्फ नॉमिनेशन पेपर में बल्कि ये डिक्लेयर नहीं करते, तो दो तरह की चीजें बनती हैं। और वही नवाज शरीफ का केस आपके सामने प्राइम एग्जांपल है कि नवाज शरीफ ने ऑफशोर कंपनियों के अंदर जो बनी थी, दुबई की कंपनी बनी थी, उसमें बेटे से तनख्वाह लेते थे जो डिक्लेयर नहीं की थी। अब तनख्वाह लेना या लेना ये इशू नहीं है, आप चाहे एक रूल हो, वो मिस डिक्लेरेशन की तो उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन का 62 आर्टिकल अप्लाई होता है। तो इनमें ये पहला कैटेगरी आपकी उनकी आ जाएगी कि जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, अगर नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर नहीं किया, टैक्स नहीं दिया, तो वो उनका केस चला जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरे आ जाएंगे सरकारी अफसर वगैरह या बाकी लोग हैं। अब सरकारी अफसर का जो मामला है वो नैब का केस आएगा, एक अगर टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया, दूसरा वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस के मामले में आएगा, सेक्शन 9 अट्रैक्ट करेगा, वहां पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से भी और सरकारी अफसरान के हवाले से भी वहां नैब भी कार्रवाई करेगी। और तीसरी आपके आ जाएगी जो बिजनेसमैन है, यानी बिजनेसमैन अगर किसी ने ऑफशोर कंपनियां बनाई, गैर कानूनी नहीं है लेकिन वो बनाई है टैक्स अवेड करने के लिए, अवेड करने के लिए, अवेजन के लिए, चोरी करने के लिए, तो वो आपके सामने मिसाल मौजूद है कि जब जस्टिस साकिब निसार साहब ने जब एसेट रिकवरी यूनिट वगैरह बने तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैटर आज खुद नोटिस लिया था। और उस वक्त अलीमा जो इमरान खान साहब की बहन है, वो बकायदा उनका टैक्स अवेजन का केस आया था और उन्होंने वो टैक्स जितना बनता था पेनल्टीज वगैरह के साथ वो जमा कराया। तीसरी कैटेगरी आपकी ये आ जाएगी कि जो बैठ कर ये देखेगी कि टैक्स अवेड किया, उसमें पेनल्टीज भी पड़ेंगी, आपको जुर्माने भी पड़ेंगे। इसकी सिंपल सी मिसाल अगर आप रिसेंटली अगर देख लें, जस्टिस काजी फाइजा के हवाले से जब सिविल काउंसिल ने मामला भिजवाया एफबीआर को, तो वहां क्या हुआ, एफबीआर ने बकायदा उनसे जराए पूछे तो जराए सामने नहीं आए। वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज निकली, 3.5 करोड़ की टैक्स लगाया। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट वगैरह सेटिसाइड कर दी। यहाँ इस मामले को देखने के लिए अभी आपने अलीम खान का देख लिया कि अलीम खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया और वाकई उन्होंने चीजें डिक्लेयर की हैं। मैंने वो सारी चीजें वो देखी है, उनकी अपने तौर पर भी देखी है कि उन्होंने हर चीज डिक्लेयर किया, नॉमिनेशन पेपर में भी किया है। अब मामला यह है कि यहाँ इस सारे मामले को क्या किया जाए, जिसमें मैं कह चुका हूँ बड़ा आसान हल है। जुडिशियल कमीशन एक बना दिया जाए, अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, सारे केसेस सामने ले आए, हर चीज आप पब्लिक करें, आवाम तक आए, वरना टैक्सेस के मामले तो आप कॉन्फिडेंशियली क्लास की वजह से नहीं ला सकेंगे। लेकिन जब अगर आप जुडिशियल कमीशन बना देंगे, वो प्रोब करने के हवाले से वो सारी चीजें इकट्ठी करके फिर तीनों में से कौन सा एक्शन लेना है, टैक्स अवेजन का टैक्स लेना है, नैब के हवाले से एक्शन लेना है या डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से। नवाज शरीफ ने पनामा के केस में अपने केस को बचाने के लिए 2016 में कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बातें की जाती थी इमरान खान या मौजूदा गवर्नमेंट। भाई आप लोगों ने क्या की, आपको चाहिए था इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करके चीजें सामने लाते, आप नहीं ला सके। तो सही, बिल्कुल। अच्छा, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम आपने अजहर सिद्दीक साहब पॉइंट आउट कर दिया है कि बिजनेसमैन किस तरह से उनके खिलाफ हो सकती है, जो इस वक्त सरकारी अफसरान की हैं उनके, और फिर साथ ही साथ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का क्या तरीक़ाकार हो सकता है। लेकिन इस पर जैसे आपने बताया मुख्तलिफ इदारे, तो मुख्तलिफ इदारे ख़ुद से कर सकते हैं क्या, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फाइनेंशली, क्योंकि इस वक्त शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से ये जान लूँ। शाहिद साहब, ये जिन लोगों की ऑफशोर कंपनीज़ के नाम सामने आए, उन्होंने कहा कि गैर कानूनी नहीं। मैं सिर्फ 2-3 लोगों के ही हवाले से बता दूं कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने कहा कि जो है स्टेट बैंक की इजाज़त से सरमायाकारी के लिए कंपनीज़ खोली गई।
छुपाने के लिए कुछ नहीं है, वो बल्कि ICIJ को नोटिस देना चाह रहे हैं। इसी के साथ ही अलीम खान साहब ने कहा कि असासे FBI और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किए हैं, यानी कि उन्होंने भी अपनी कंपनीज के बारे में बताया है। फिर उसके बाद ये मोनसिल आई साहब ने भी ये बात इस तरह से की है। फिर अली डार साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि कंपनीज कानूनी थी। अब कंपनीज बनाने में कोई ये नहीं कह रहा कि उनकी कंपनीज नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कानूनी भी हैं, डिक्लेयर भी की हैं, बताई भी की हैं। तो सर जब ये कंपनीज कानूनी हैं, वो कहते हैं डिक्लेयर कर दी हैं, तो फिर फाइनेंशियली क्या एक मामला है कि किसी को कंपनी बनाने में कोई एतराज़ हो? देखिए, बुनियादी बात क्या है कि हमारी सारी इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है, पहले तो हम ये तय कर लें। इसलिए कि जो पाकिस्तान से दौलत लूटी जाती है उसके 3 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा वो है कि जो मुल्क के अंदर असासे मौजूद रहते हैं, जो मुल्की पनामाज हैं, जिनकी हम 100% रिकवरी कर सकते हैं, जिसकी हुकूमत के पास तफसीलात हैं, हम उसकी बात करने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। तो वो एक हिस्सा तो वो भी है, उसको मैं टोटली क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, ये मेरी अकल से बालातर है। असासे हैं, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए कौमी बचत स्कीम में लगाया है और उसने एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, उससे आप 70% टैक्स लेते हैं, उसकी आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि रिकवरी मकसद नहीं है, सिर्फ सियासी खेल चल रहा है। पनामा लीक्स जिस वक्त आया था, मैं आपको बता दूं, मैं 21 अप्रैल 2016 को मैंने एक आर्टिकल लिखा था एक बड़े अखबार में, उसका नाम था क्या कुछ निकलेगा पनामा लीक्स में, और उसमें कहा था कि निकलेगा और ये होगा कि जिन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है, जो है पनामा लीक्स में जिनके नाम है, वो फ़ायदे में रहेंगे और वो फ़ायदे में रहे, इक़्तिदार में भी रहे और उनको फ़ायदा भी पहुँचाया गया। पहली तो बुनियादी बात ये है। दूसरे की जो दौलत लूट के बाहर जाती है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक वो जो ऑफशोर में है और एक वो जो नॉर्मल कंट्रीज़ में चली जाती है। उन दोनों के लिए हम टैक्स एमनेस्टी लेकर आ चुके हैं, 2019 में लेके आ चुके हैं। मतलब ऑफशोर की जिसमें आप बात कर रहे हैं, तो पहले ये भी तो बात करें कि आपने फाइनेंस बिल के तहत 2019 में कानून बनाया था कि पाकिस्तान से जो बाहर लूट के दौलत गई है, चाहे हुक्मरानों की हो, चाहे अदलिया की हो, चाहे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की हो, चाहे वो पाकिस्तान में टैक्स दे दें और वहाँ पैसा रहने दें। तो मुझे बताइए कि आपके मुल्क की रिक्वायरमेंट क्या थी, डॉलर है या उनसे टैक्स ले लेना है? पहले तो बुनियादी बात ये है। तो हमने जब उन दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, जो मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि जो दौलत लूट के बाहर गई थी अदर देन ऑफशोर, वो उन्होंने इतना ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ जिन्होंने कि डिक्लेयर किया और पैसा बाहर रहने दिया कि आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। देखिए, जिस वक्त ये डिक्लेयर किया तो 124 रुपये का डॉलर था और उन्होंने 6% आपको दे दिया। आज वो 170 रुपए का हो गया। ये देख उन्हें कितना ज़बरदस्त कमाया है। 124 रुपए का था, 170 डॉलर हो गया। उसके बाद ये जो कमाया उन्होंने, ये बस नहीं है, हुकूमत ने उनसे कहा कि जो दौलत आपने बाहर रखी है, जो यहाँ से लेके गए थे, अब आप उसको रोशन डिजिटल में ले आएँ, वहाँ आपको आधा % मिल रहा है, हम आपको 6% सालाना देंगे। तो मेरा कहना है, ये पहले तो हम ये तय कर लें, हम रिकवरी चाहते हैं, हम कानून में तब्दीली करके नए असासे बाहर जो जा रहे हैं मुल्क के अंदर बाहर, उनको रोकना चाहते हैं, या सिर्फ ये चाहते हैं कि सियासी कीचड़ उछाली जाए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जाए और बस। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारे रियासत के सुतून, फैसला साज इदारे वो नहीं चाहते कि रिकवरी हो। हम रिकवरी की बात क्यों नहीं करते जहां रिकवरी पॉसिबल है? हसन सिद्दीकी साहब, मैं ज़िम्नन एक जुमला सर, आप कह रहे हैं कि हम ये तय कर लें कि बाहर ले जाया जाए। यहाँ तो वज़ीर ख़जाना की ऑफशोर कंपनीज़ हैं, वो कह रहे हैं मैंने इजाज़त से बनाई। तो सर फिर कैसे कोई रोका जा सकता है कि वो शायद हसन सिद्दीकी साहब के एहसास से हो सकते हैं, अदर सिद्दीक साहब के एहसास से, मुदस्सर इकबाल के हो सकते हैं। पाकिस्तान में सर जो बड़े लोग हैं वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पैसा किसी तरह से भी बाहर जाए। नहीं, पैसा तो आज आप कहें, मैं आपको बता देता हूँ, 3 तरीके मौजूद हैं जो पाकिस्तान से पैसा बाहर जा सकता है कौमी खजाने में 1 रुपया दिए बगैर। अगर वो आप कानून बदलने के लिए तैयार नहीं है, हम आपके साथ माहिर कानून बैठे हैं, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, कई तरीके हैं, कानूनी तरीके से भी आप अपने पैसे को वाइट करा सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं कानूनी तरीकों से। और अगर मैं आपको बताऊं कि 27 वर्षों में 175 अरब डॉलर कानूनी तरीकों से पाकिस्तान से बाहर गया, जिसमें नाजायज़ पैसा भी था, नाजायज़ पैसा, लूटा हुआ पैसा कानूनी तरीके से बैंकों के जरिए बाहर गया है। आपने कानून बनाया है। तो मेरा कहना यह था कि ये भी तो आप बात करें। अभी सुप्रीम कोर्ट का बताया गया था, मैं फिगर आपको दे दूं, उन्होंने कहा कि 1 साल में पाकिस्तान में 19.9 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई, वो 111.4 के तहत आई हैं, उसमें बड़ा हिस्सा। लेकिन 15 अरब डॉलर उसी साल बैंकों के जरिए मार्केट से डॉलर खरीद के बाहर चला गया। ये है आपकी लीकेज। तो 3-4 तरीके ऐसे हैं कि कौमी दौलत बाहर जा रही है जो आपके कर्जों के हजम से बढ़ चुकी है। हम उसमें भी दिलचस्पी नहीं रखते। अब आप तहकीकात की बात कर रहे हैं, तहकीकात में तो कोई भी नहीं, सब क्लियर हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि पहले तो आप जब इकनॉमिक डॉक्यूमेंट नहीं है,
आप ये कहते हैं बाहर पैसा गया, डिक्लेयर भी किया है। सवाल ये पैसा गया कहाँ से, किस रास्ते से गया था, वो कौन सा कानूनी तरीका था वो। अब अगर फर्ज कीजिए कि एक बैंक का जो है कैपिटल में खराबी है और स्टेट बैंक उसको एक के बाद एक एग्जेम्पशन देता है, जिस बैंक की बात कर रहे हैं उससे पहले उनकी एक और बैंक भी थी, वहां भी इसी तरीके से हुआ था, फिर उसको बेच-बाच के बाद खत्म कर दी गई। तो खेल तो ये है कि अगर वो हुकूमत में बैठे हैं, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, उनके नाम आए हैं, गुजरा है, तो कौन सी तहकीकात की बात कर रहे हैं आप? मैं समझना चाहता हूँ, कोई तहकीकात नहीं होगी, ये एक सियासी खेल है, कीचड़ उछाली जाएगी, कीचड़ उछालने के बाद कुछ दिन ये मसला चलेगा, फिर कोई नई ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी। ना आप कानून तब्दील करने के लिए तैयार हैं कि पैसा बाहर ना जाए, ना आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस को चेंज करने के लिए तैयार हैं, ना आप फॉरेन करेंसी अकाउंट के रूल्स करने के तैयार हैं, ना आप 111(4) को बदलने के लिए तैयार हैं। कई हजार अरब रुपए चोरी का पैसा, अगर 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप 2 करोड़ में खरीद लें, मेरा 18 करोड़ पे रेगुलराइज हो गया ना, तो हमें ये देखना है हम इसको रोके कैसे। ये तो चलता रहेगा। पनामा पेपर, देखिए मैं आपको एक जुमला बता दूं, 2019 में मैंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि लूटी हुई दौलत कैसे वापस आएगी। उन्होंने पूरी तफसील 5-6 सफ़े में बता दिया कि जी ये उन्होंने बताया है और हुकूमत इसका जवाब नहीं दे रही। तो दिलचस्पी नहीं है ना, मैं तो बार बार कह रहा हूँ दिलचस्पी नहीं है। हमने तौसीक की है कि जो एमनेस्टी आती है, आला अदलिया उनकी तौसीक कर देती है और उसमें ये लिखा होता है कि लूटी हुई दौलत वापस ना लाएं, और वो की थी 184(3) के तहत। हम्माद अजहर साहब का बयान है, अगर हम टैक्स एमनेस्टी लाए तो पहली शर्त ये होगी उस पैसे को लाया जाए वापस। किसी ने मुतालबा नहीं किया था कि पैसे को बाहर रहने दिया जाए। ये है असल खराबियां। ये तहकीकात आप कर लें, इल्ज़ाम तराशी कर लें। हमारा मकसद ये है कि आइंदा के लिए पैसा बाहर ना जाए, मुल्क के अंदर रेगुलराइज हो। और शायद हसन सिद्दीकी साहब इस पे बात करते हैं कि वो तरीकाकार क्या हो सकता है कि कानून साजी के हवाले से कि ये पैसा ना जाए। लेकिन जो 3 अहम चीज़ों पर बात कर रहे थे अजहर सिद्दीक साहब, अदर साहब चले हम 1 बाय 1 उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। अब जब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से पानामा की चीज़ें गईं तो वहाँ पर जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेख रशीद साहब और इस तरह से लोग गए सुप्रीम कोर्ट में और वो पूरे एक केस की सूरत आई। अब ये है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस दे, हुकूमत ऑर्डर जारी करे, या फिर कोई इस तरह से प्राइवेट लोग जो हैं यानी कि पार्टीज़ हों या कोई लोग हों तो वो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला लेकर जाएं तो फिर ये केस होगा। तरीकाकार क्या हो सकता है अब लीगली इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का? अच्छा देखिए, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है कि उस वक्त पनामा की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं गया था। केस क्या था कि नवाज शरीफ के जो असासे हैं ये डिक्लेयर नहीं है, ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, आईनी तौर कानूनी तौर पर इन्हें डिक्लेयर करने चाहिए थे। तो वो नवाज शरीफ स्पेसिफिक थे, जहाँ किसी भी सियासतदान के अगेंस्ट आज कोई भी है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत बातें कर रही है, उन्हें चाहिए वो पिटीशन लेकर जाएं। मिसाल के तौर पर अगर वो वैसे तो शौकत अजीज साहब जो है ना वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, उनके खिलाफ तो शायद ये केस ना बने, या किसी और खुसरो बख्तियार के बारे में अगर बात किसी के बारे में पिटीशन लेकर जाएं, जैसे जमात इस्लामी भी बातें कर रही है, लेकर जाए। हमने जो बात समझने वाली है, मैं एक चीज में जो शायद साहब ने बात की वो क्लियर कर दूं, एमनेस्टी स्कीम पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए नहीं थी। पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई भी एमनेस्टी स्कीम ले नहीं सकता था। असल जो बुराई की जड़ है ना, वो कोई भी सियासतदान उसको मंतकी जाम की तरफ नहीं जाने, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। आपके सामने है पापड़ वाला, फलूदे वाला, उसके अकाउंट से यहाँ से पैसा बाहर जाता है हुंडी के जरिए, और वहां से क्या करता है फॉरेन रिमिटेंस की शक्ल में, और जो इसहाकदार वगैरह ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1997 में बनाया था कि जो पैसा बाहर से आएगा, रेमिटेंस के जरिए आएगा, उसको एनकैश करा लीजिए जाएगा पाकिस्तान में, वो जाके आपकी इकोनॉमी में ऐड होना है, फॉरेन रिमिटेंस की शक्ल में आना है, उसकी पूछगिछ नहीं होगी। ये उसका ये फायदा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ ये टेस्ट केस जो मौजूद है आपके सामने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो कह दिया कि जनाब बरी कर दिया, हालांकि वो 2 ट्रांजैक्शन के हवाले था। असल जो इशू है ना, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये कुछ जो केसेस अगर चल रहे हैं ना, इनको मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचाया जाए। और एक बार मैं आपको और बताऊं कि यहाँ सियासतदान कोई भी नहीं चाहता, उसकी जिंदा मिसाल ले लें आपने मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी जितनी भी हैं इसहाकदार के हवाले, बेटे के हवाले से हैं, या वो राहील मुनीर के हवाले या बाकी लोगों के, वो सारी प्रॉपर्टीज तो बाहर है। उन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट अगर कार्रवाई करनी है तो उनके कवानीन आड़े आएंगे, और हमने ऐसी कोई लेजिस्लेशन की नहीं है। मिसाल के तौर पर हम वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहते थे तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के हवाले से एक कानून बना, उस कानून में तरमीम के लिए अपोजिशन सर पर लेकर बैठ गई, अपोजिशन ने वो कानून नहीं बनने दिया, हालांकि फैटफ की वो शरायत थी, बड़ी वाज़ेह पर शरायत थी कि उसको किया जाए। आज तक पूछ के दे रहे हैं पार्लियामेंट, यानी बातें ये बड़ी करेंगे सियासत के हवाले से, लेकिन स्टेट्समैन सोचकर ये किसी ने कोशिश कर रहा है, वो बात इनकी शायद साहब की बिल्कुल ठीक है कि पॉजिटिवली कोई नहीं कर रहा। एक तो काम बड़ा वाज़ेह तौर पर है
तो इसमें लेजिस्लेशन के हवाले से, और मैं इसलिए तजवीज दे रहा हूँ कि उन टीओआर्स के अंदर बैठकर यही चीज तय की जाए कि अगला लायबल कैसे करना है, पैसे की जो अपना इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ से जा रहा है पैसा, निकल के जा रहा है और किसी शक्ल में भी जा रहा है, वो रोकना कैसे है, इसकी ट्रैफिक कैसे रोकनी है, बाहर से पैसा आ रहा है। और फाइनेंशियल टेररिज्म भी याद रखे, फेडरल पाकिस्तान क्यों फंसा हुआ है कि वहां से ऑफशोर कंपनी अगर देखा जाए बनाई इन लोगों ने थी, यानी अगर अफगानिस्तान को ब्रेक करना था तो ये उन दिनों के अंदर ऑफशोर कंपनी का कॉन्सेप्ट आया था। पैसा सारा आप लोगों ने सारा सुन लिया, उसामा बिन लादेन के बारे में बात आया, नवाज शरीफ के बारे में बात आई। नवाज शरीफ की अगर कंपनियां देखें आप, अभी तो तकरीबन सारी 16 कंपनियां आई हैं, इनकी तो 23-24 के करीब कंपनियां, वो कंपनियां आपका एक्सेस ही कोई नहीं है। आप लोगों ने स्विट्जरलैंड से अगर पैसा लाना था, आपने बाकी मुल्कों से अगर पैसा लाना था, बातें हमने बड़ी की, लेकिन हमने उस हवाले से क्या पॉजिटिव किया? कोई भी सियासतदान नहीं चाहता आपके सामने ये पनामा निकलेगा, पंडोरा निकलेगा, बहामास निकलेगा। इतनी जायदाद पाकिस्तान से इतना पैसा बाहर गया है ना, वो पैसा लाना कैसे है, उसके लिए अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने, इंक्लूडिंग दिस गवर्नमेंट, कोई पॉजिटिव एक्सपेक्ट आपने कोशिश की नहीं है। हम सियासत की नजर ले जाते हैं। अगर वाकई वो चाहते होते हैं, पिछली गवर्नमेंट अगर चाह रही होती तो वो पनामा के हवाले से अगर चाहती तो इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त करा सकती थी। फिर दूसरी जो बात है ना, आगे इस स्टेप को यानी मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचाने के लिए सरकारी अफसरान के हवाले से जो मैंने बात की है, फिर मैंने प्राइवेट बिजनेसमैन के हवाले से बात की है, जब तक इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, यानी वो तो एक अजहर साहब, अगर वजीर आजम आज 5 बजे उन्होंने इजलास बुलाया हुआ है, अगर वजीर आजम आज ऑर्डर करते हैं कि डायरेक्शन देते हैं, चाहे वो नैब है, वो FIA है, बाकी इदारे हैं, तो क्या ये काम हो सकता है, या इसके लिए फिर वो जो कानूनी हुक्म की बात कर रहे हैं कि कानून में यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर चीज़ें, वो उसमें फिर प्रॉब्लम और हर्डल्स आएंगी? क्या वजीर आजम के ऑर्डर्स के बाद कोई चीज़ हो सकती है? अच्छा देखिए, यहाँ दो बातें हैं ना। यहाँ बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट के पास इख्तियार है सेक्शन 18 के तहत ये सारे का सारा मामला जो है ना वो नैब को भिजवा दे, कि नैब इसको करके बाकायदा नैब इसकी GIT बनाए, कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद इसकी इंक्वायरी स्टार्ट कर, प्रोब करे, और जो नैब के हवाले और नैब फिर आगे देखे कि कौन से केसेस नैब ने देखना है, कौन से FIA की जुरिसडिक्शन में आएंगे, कौन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आएंगे। या दूसरा तरीका जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक GIT बनाई थी और गवर्नमेंट के पास इख्तियार मौजूद है कि वो इसकी एक GIT बना दे। तीसरा तरीका कार है अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, जैसे कई मामलों की हमने आटा चीनी के हवाले से, IPBs के हवाले से, बैंकों के कर्जों के हवाले से, और हमने खास तौर पर अभी पिछले दिनों जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से, लेकिन ये काम बड़ा लेंथी और डिले वाला काम है, यानी इसको एक्सपीडाइट करने की जरूरत है। और इसके लिए अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी TORs तय कर दें, तय करने के बाद लिमिट दे दें कि 1 महीने में, 1.5 महीने में, और बाकायदा GIT एक बनाने की बजाय को 10-12 लोग इसमें इन्वॉल्व करें इसका, ताकि यानी जो खास तौर पर प्राइवेट लोग हैं, जो टैक्स वाले हैं, वो अलहदा काम कर रहे हो, जो सरकारी अफसरान हो उनकी अलहदा बन जाए, जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी अलहदा बन जाए। यानी ये डेज के अंदर ये काम हो सकता है, और उसमें ये तय भी कर दें कि आपने TOR में तय करना है कि कानून साजी क्या होनी है, पैसे को बाहर जाने से रोकना कैसे है, फैटअप से रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, कौन कौन से कानून बनाने हैं, कानूनी हुक्म कैसे पूरे करने हैं। वैसे तो आप देख रहे हैं UN कन्वेंशन ऑन करप्शन मौजूद है। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये पैसा जो निकल के यहाँ से जिन मुमालिक में जा रहा है वो तो इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी या अपना अमेरिका या स्विट्जरलैंड के अंदर कोई गवर्नमेंट जो पैसा यहाँ से निकाल के दिया है उन्होंने अपनी इकोनॉमी में, वो क्यों चाहेंगे? वो तो चाहेंगे कि ये सेफ हेवन रहे, यहाँ से पैसा निकले और वो उस पैसे को अपने लिए इस्तेमाल करे। जहां एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखने वाला है वो ये है कि UNO या बाकी इदारे जो है वो इस मामले में कुछ करना चाहते हैं। अब सवाल बड़ा वाज़ेह है, वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ खेल रहे हैं। यानी ये सारी जो चीजें थी, ये चीजें को नहीं है, ये पुरानी सारी रिकॉर्ड में मौजूद थी, ये पहले क्यों नहीं आ सकती थी? कि ये सारा कुछ करने के बाद, पैसा लेने के बाद, हजम करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद आगे क्यों? आगे आप लोगों को मौका आप लोगों के पास है कि आप फैटफ का जो प्रेशर गरीब ममालिक की तरफ या अंडर डेवलप ममालिक की तरफ हो, वो इन लोगों की तरफ भी आए कि वो असल तो इनको रोके। यानी यहाँ से पैसा बाहर जो भी ये लेके जाता है वो पाबंदी हो कि वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट अगर करेगा तो वो मुल्क भी बाकायदा का इन्वॉल्व होगा, उसके अगेंस्ट भी फौजदारी जुराइम होंगे। ये वाला मामला भी जो है ना, ये बैठ के आपकी जो GIT बनाई जाएगी या फर्ज करें कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाए, तो इस मामले को अगर डीपली अगर लेकर देखा जाए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि पनामा में भी यही शोर डालता रहा। आज सिराजुल्लाह कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ के अलावा, ओ भैया आप लोग खामोश बैठे थे, इतने सियासी जमातें खामोश बैठ रही है, किसी ने आकर पनामा के लोगों के लिए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए कोशिश काबिज की। पंडोरा बॉक्स अभी आ गया है,
सियासत लगे ना लगाते रहे, इमरान खान का नाम या बाकी लोगों का नाम निकल आया, फिर उन्हीं खानदानों के लोग, उन्हीं लोगों के नाम निकल आए और फिर हम सियासत की तरफ जा रहे हैं। हमें अब सियासत की तरफ नहीं जाना, हमें पॉजिटिविटी सोचनी है कि इस मामले का अल्टीमेटली सोल्यूशन कैसे निकलना है, इन चीजों को सर्कल में कैसे लेके आना है और ऐसा एक मैकेनिज्म तय किया जाए। तो यहाँ देखें, एक बात है कि आपकी मुल्क की इकोनॉमी में देखिए लीकेज कहाँ है। आपके मुल्क से पैसा जब निकल के जा रहा है ना, आज देखिए टर्की ने क्या हालात बना ली है, अभी अफगानिस्तान की करेंसी देखिए कितनी स्टेबल है। वजह क्या है कि उन्होंने कोशिश की है कि इस तरह की लीकेज यहाँ से निकले, यहाँ का, और ये एक और मौका देना चाहिए इन्हें जाना चाहिए। कोई जितने एसेट वगैरह है वो पाकिस्तान लाने के लिए कोई ऐसा निजाम, एक ऐसा सेटअप बनाए कि ऑफशोर कंपनी के जितना पैसा है वो पाकिस्तान में डिक्लेयर करें, को टैक्स इंसेंटिव देंगे हम इस तरह की कुछ चीजें बनाएंगे ताकि लोगों को एतमाद बहाल हो और लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ आए। अच्छा, इसमें दो एस्पेक्ट हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। एक तो मामला ये है कि ये इंक्वायरी हो जिस भी तरीक़ाकार के तहत अब वो हो इंक्वायरी तमाम लोगों की। दूसरा ये है कि इन सारी चीज़ों को रोका जा सके, अब जो हुआ है वो भी वापस आया जाए और आइंदा के लिए रोका जाए, ये सारी लीकेज रोकी जाए। ये जो पैसा बाहर जा रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो नाजायज़ पैसा जा रहा है या फिर वो नाजायज़ पैसे को वाइट करके जा रहा है, वो दोनों तरीके किस तरह रोक सकते हैं इन सारे अमल को शाहिद हसन सिद्दीकी साहब? देखिए, बड़े अहम सवालात हैं। पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ऑफशोर के लिए जो हमने या कानून पाकिस्तान में आया था वो हुक्मरानों के लिए भी था, मेंबरान पार्लियामेंट के लिए भी था, ये फाइनेंस बिल के तहत था। और उसमें यह था कि हर आदमी पाकिस्तानी, चाहे वो अदलिया का हो, प्राइम मिनिस्टर हो, पार्लियामेंटेरियन हो, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, वो उनके लिए था। जो हम एमनेस्टी लाए थे उसमें उनको अलग किया गया था, ऑफशोर के लिए हर एक के लिए था। फाइनेंस बिल को हम पढ़ते हैं दोबारा से, तो मैं तो एहतराम करता हूँ, लेकिन ये फैक्ट कानून है तो मैं अब उसमें क्या कर सकता हूँ, नंबर एक। दूसरी बात ये थी कि आपने जो बात की है प्रैक्टिकल बात की है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तान में बैंकों के कर्जे माफ़ हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट में एक आज खुद नोटिस चल रहा था, उसमें चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि बैंकों से गलत तरीके से कर्जे माफ़ कराए, उस दौलत को लूट के बाहर भेज दिया गया और हम इस दौलत को वापस लाएंगे। अब दो चीज़ें हुई उसमें, एक तो ये था कि जिन लोगों ने कर्जे माफ़ कराए थे वो आज भी कैबिनेट में शामिल हैं, उनके नाम सबके स्टेट बैंक की रिपोर्टों में मौजूद है बैंक के, तो हमने तो उनको फिर शामिल किया हुआ है जिन्होंने बैंकों से कर्जे माफ़ कराए हैं, जिनको के बैंकों से डिपॉजिट हैं। इसका मतलब ये है कि कोई इरादा नहीं है। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे करना चाहता हूँ, अगर कुछ करना है तो मैं आपको बिल्कुल वाज़े कानून बता देता हूँ। 111(4) को, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को आपको मुकम्मल तौर से मनसूख करना होगा, नंबर एक। दूसरे, ये कानून बना दें कि अगर किसी को डॉलर रखने का बहुत शौक है, पाकिस्तानी करेंसी को पसंद नहीं करता, चलिए हम मजबूर नहीं करते, आप मार्केट से डॉलर ज़रूर ख़रीदें, अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा भी करा दें, लेकिन मार्केट से ख़रीदे हुए डॉलर को बाहर आप ले जाएं, सिर्फ तालीम के लिए, बच्चों की तालीम के लिए ज़रूर ले जाएं, खुदा न खास्ता इलाल माजरे के लिए ज़रूर ले जाएं। बाकी कोई मजबूरी है तो स्टेट बैंक को अप्रोच करें। ये जो लाइसेंस दे दिया है कि हर आदमी जो कि फाइलर है, जिसके पास 100 रुपये का टैक्स देता है, वो 1 करोड़ रुपए लेता है और बाहर पैसा भिजवा देता है। ये कानून बदल दें। अभी ये बात चली थी और स्टेट बैंक ने ज़बरदस्त क्लैरिफिकेशन दी, हम कोई तब्दीली करने के लिए तैयार नहीं है, उस पर मैंने बहुत हंगामा किया था। तो इस कानून को आप बदल दें। तीसरी बात ये थी कि आप प्रॉपर्टी की मालियत को जब तक मार्केट रेट पर नहीं लाएंगे, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब आप 2 करोड़ में डिक्लेयर करेंगे तो वो तो काले धन का रास्ता तो आपने खोला है। वो बेचारा आदमी जो, अब देखिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, वो मैंने 50 साल पहले खरीदी थी, अब वो 50 करोड़ की हो गई। अब मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं 50 करोड़ की डिक्लेयर कर दूं। क्यों नहीं करूं भाई? आप उसको रेगुलाइज करें ताकि जब मैं बेचने जाऊं तो हम नहीं डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। वरना ये कानून तब्दीली का मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट जो बनाया था नवाज शरीफ साहब ने, उसमें इन्होंने सारी वो तबाहकारियाँ की थी जिससे कि पूरा, और मुशर्रफ ने उसको स्ट्रेंथन किया। आप इस तरह से आप इंडिया में तो ले जाके दिखा दीजिए, दौलत मार्केट से खरीद के डॉलर ले जाके तो दिखा दीजिए। अब देखिए आप मेरे ख्याल से अभी 74 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आ गई और उसमें स्टेट बैंक ने कहा कारकुनों की तरसीलात है। अब भाई कारकुन जो है वो आपके ख्याल से 74 अरब डॉलर कारकुन लाया है? जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में खुद बताया गया कि अगर 20 अरब डॉलर की रेमिटेंस आई तो 15 अरब डॉलर उस साल चला गया। तो ये 111(4) को मनसूख करके इसको आप रोकें और प्रॉपर्टी की मालियत को लेके इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट करें। जब तक आप ये लेते रहे, फाइलर नॉन फाइलर, ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी। मैं आपको बता दूं, जितनी आपकी मईशत का हजम है उतना ही ब्लैक मनी है। लेकिन कई लोग जो ताकतवर तबके हैं वो ये कहते हैं कि जो मैंने जितनी बातें की हैं, जो हुकूमत इसको करने की कोशिश करेगी उसको गिरा दिया जाएगा।
तो जब आप ये देखिए कौन सी हुकूमत एमनेस्टी नहीं लाई पाकिस्तान में। मिसल मैं आपको एक जुमला आखिर बता दूं, देखिए मैं अगर अपनी आमदनी पर 35% टैक्स देता हूं, जिसने चोरी करके प्रॉपर्टी बनाई गई, कराची में बिल्डिंग बना ली 15 स्टोरी, हुकूमत को पता है ये है, कंट्रोल में है, दस्तरस में, मुल्क के अंदर है, आपने उसको कहा इसी हुकूमत ने कि आप 1.5% दे दें और माफ कर दें, तो मैं जो 35% टैक्स दे रहा हूँ चोर की बिल्डिंग को आप क्यों नहीं ले लेते? तो जब तक ये अशराफिया की मईशत है, अशराफिया के दबाव पर फैसले हो रहे हैं, तो ये बातें करना अभी भी तहकीकात करने वाली बात जो है, मैं इससे एग्री नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, पूरा एहतराम है इदारों का, मगर मैं आपको बता दूं कि जो राइट ऑफ का केस है, खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, एक सर्कुलर 29 था जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा था दौलत लूट के बाहर ले गया कर्जे माफ करा के, उसका 2007 से फैसला नहीं आया। दूसरा ये था कि पिछले चीफ जस्टिस के दौर में ये हुआ था 184(3 है, 184(3 ये था कि लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए 184(3 लिया था। तो जब एमनेस्टी आई तो उन्होंने उसकी तौसीक कर दी कि लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान लाने की ज़रूरत नहीं है। ये हुकूमत ने स्कीम बनाई तो सुप्रीम कोर्ट को 184(3 के तहत तो इख्तियार ही नहीं था। तो जब वहाँ भी ऐसे फैसले अगर अशराफिया के मुफाद में हो जाएं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि अवामी दबाव को तैयार करें। और आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अगर लोग एजुकेट हों और हुकूमत पर दबाव डालें, तहकीकात करने का मतलब है कि आप पहले इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, पहले आप तो लीकेज को तो रोके हैं, नए कानून के तहत जो पैसा जा रहा है उसको तो रोके हैं। ये अगर आप नहीं करते और उन लोगों को जिनके खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं अगर आप काबीना से अलग नहीं करते, चाहे सूबाई काबीना में हो चाहे यहाँ हो, वो नहीं करते तो कौन सी तहकीकात की बात करते हैं? वो तो फिर वही असरअंदाज होंगे। अब यही होगा बैंकों में जिस तरह से हुआ है, वहाँ एक बैंक के प्रेसिडेंट का नाम आ गया, अभी उनको निकाला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर रजिस्ट्रेट कर दिया, आपके सामने है, हालांकि उनका वो क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। तो ये मसले बड़े मेरिट नहीं है हमारे यहाँ। एक ही लफ्ज़ है, अशराफिया की मईशत, अशराफिया के दबाव में फैसले, अशराफिया के मुफाद में फैसले, और जितना आप आवाम को एजुकेट करते जाएंगे उतना हुकूमत पर दबाव चलेगा। तहकीकात का कोई मसले का हल मेरे हिसाब से नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह है। मैंने आपको बता दिया कि 175 अरब डॉलर यहाँ से बैंकों के जरिए बाहर गए हैं मार्केट से खरीद के, और 122 अरब डॉलर का कर्जा है टोटल। तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि अगर ये बाहर पैसे नहीं जाने देते, कानून बदल देते, तो आज आपके मुल्क में तो कर्जा बहुत कम होता है। ये हक़ाइक़ है जो मैं ये जो आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात कर दी अज़हर साहब, अशराफिया की इकॉनमी, अशराफिया के फैसले, अशराफिया पर कैसे अपने खिलाफ कर सकते हैं? आप खुद फरमा रहे हैं अज़हर साहब के उस वक्त 400 लोगों के नाम थे, उस दौरे हुकूमत में भी कोई तहकीकात नहीं हुई, ये दौरे हुकूमत को भी 3 साल गुजर गए, इन्होंने भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अब जब हुकूमत में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं उनके भी नाम आ रहे हैं, अपोजिशन के भी नाम हैं, फिर जो अभी शाहिद साहब बात कर रहे थे कि हुकूमतें गिरा दी जाएंगी अगर इस तरह के कोई मामलात हो जाएं, तो फिर तो हम हनूज़ दिल्ली दूरस्त वाला मामला है। अज़हर साहब मुतालिबात करते रहें, शाहिद साहब बात करते रहें, मुदस्सिर इकबाल बात करते रहें, सर फ़र्क तो कोई नहीं फिर पड़ेगा। हम तो फिर आज जो आप कह रहे हैं कि ये किया जाए, आपकी भी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है, वो होती हुई देख रहे हैं आप? देखिए, पलस्तर शजर से उम्मीदें बहार रख, बात सिर्फ इतनी है कि इससे पहले यानी मैं को तकरीबन 20 सालों से ये कोशिश कर रहा हूँ इन सारे मामलात में। मैं नाउमीद इसलिए नहीं, हज सस्ता कराने की कोशिश की, कोर्टों में आए, 15 साल लगे, हो गया। फिर हमने चीनी की कीमतें फिक्स नहीं होती थी, हम छेड़ते रहे, करते रहे, कोर्टों में आए। इस गवर्नमेंट ने रास्ते बड़े जबरदस्त दिए हैं, यानी इन्होंने हर्डल क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है। अगर स्मूथ सिस्टम की तरफ आप जा रहे हो तो मैं तो उम्मीद इसलिए हूँ, मैं दिखे ना, जहां तक बात है बड़ी अभी कानून साजी के हवाले से 2 काम जब तक नहीं होंगे, जब तक आपके म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से एग्रीमेंट नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन बाहर से लेनी है, करनी है, जिन जिन मुल्कों के हवाले से है। अब अभी तो फिलहाल फॉर द टाइमिंग अभी नई ऑफशोर कंपनियां तो बंद हो रही है, जितनी आपके पास डाटा है ना सारा, अब तब से ये चीजें पनामा के पास लीक हुई है ना, तो लोग बड़े मोहतात हो गए हैं। वो नई कंपनियों की तरफ बड़ा सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट अपने बड़े तरीके से बैठकर कर रहे हैं। उन्हें अंदाजा हो गया कि ये पकड़े जाएंगे, इसलिए नई के हवाले से वो अवॉइड कर रहे हैं। जितनी आपके पास डाटा और डिटेल आई है सारी पुरानी के हवाले, फर्ज करें नई बन भी रही है, लेकिन अब नई बनने के हवाले से आप रोक नहीं सकते हैं कि वो उनके मुमालिक में यहाँ से बंदा, आपको जब तक यहाँ से पैसे की लीकेज नहीं रोकेंगे ना, यहाँ से पैसा यानी क्या है, पैसा कैसे जाता रहा है। एक तो आप हुंडी के जरिए, हुंडी आज भी हो रही है, आपके सामने हो रही है, या बंदा कह दे कि मनी लॉन्ड्रिंग आज भी हो रही है। कोशिश की इस गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ तो लेके आए, लेकिन हो रही है। फिर पैसा रुपया स्मगल होता है, यहाँ से ईरान जाता, यहाँ से अफगानिस्तान जाता, अफगानिस्तान से भारत आता, दहशतगर्दी का इस्तेमाल होता, अपना कराची से लांचों की शक्ल में पैसा जाना, गोल्ड जाना, ये नॉर्मल बात है। और दुबई के पोर्ट पर वहां तक पहुंच जाना, और ये पैसा तो देखा जब तक यहाँ से जाना नहीं निकलेगा ना,
तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और उसके लिए आपको सख्त कानून साजी करनी है और वो कानून आप करें, लेकिन वो बिल्कुल इसमें, लेकिन यहाँ करेगा कौन? आप क्या समझते हैं कि इसमें पार्लियामेंट में खुद आ जाएंगे, पार्लियामेंट में आप कानून भी लेके आएंगे, कानून पास करने में मदद नहीं करेगा, अपोजिशन 100 बहाने करेगा कि किसी तरह से ये मामला नहीं। लेकिन जब आप अदालतों में मामला आ जाएंगे, कोई अदालत में लेकर गया तो अदालत जब कहेगी, अभी हम रिसेंटली डिसेबल के हवाले से हम हाईकोर्ट में मामला लेकर आए हैं, कानून साजी कमी थी तो हमने कोर्ट को इन्वॉल्व किया, कोर्ट ने स्टेक होल्डर को बुलाया और उसके बाद कानून साजी करें। तो यहाँ मोटिवेट करने के लिए, यानी करने के लिए तरीकाकार यही, जैसे मिसाल के तौर पर एक जुडिशल कमीशन बना, कमीशन आकर रिपोर्ट देगा, टाइम तय कर लें इस बात को। यानी दोनों पहलू देख रहे हैं, इन लोगों को छोड़ना नहीं है। आपने पनामा में छोड़ दिया, पंडोरा आया, आपने जिन्होंने जायज काम किया उसमें तो बिल्कुल आप कर कुछ नहीं सकते, लेकिन यहाँ सारे जायज नहीं है। इस हमाम में सारे, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे साफ हैं या सारे ठीक है, लेकिन बड़ी चीज ये तब तक आएगा और जब तक आप नहीं करेंगे, जब आप इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे, जब चेहरे सामने आएंगे तो लोग फिर अवॉइड करेंगे, नहीं भी नाम आ जाएगा सामने, कल मैंने किया, मैं पकड़ा जाऊंगा, एक एलिमेंट तो ये हो जाएगा। उसी में उसी जो कमेटी या फर्ज करें जुडिशल कमीशन बनाते हैं, उसके पास इख्तियार होगा कि वो सारे में कानून साजी कैसे करने की, इनफ्लो की, आउटफ्लो की, वो सारी चीजों के हवाले से फिर उसी कानून के अंदर ये आ जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टीज हम इनकी रिकवरियों की तरफ जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ले आएगा, हम उन्हें सर्टेन बेनिफिट देंगे और वो बाकायदा आ जाए। फिर चौथी जो बात है कि ये तय हो जाए, आज किसी कानून में आ जाए कि आप ऑफशोर या कोई कंपनी भी, अगर आपने डिक्लेयर, अगर आपने कोई खरीदी या आपने खरीदी और डिक्लेरेशन के बगैर खरीदी तो वो सारा पैसा भाग सरकार जब्त हो जाएगा और वो पैसा ले लिया जाएगा आपसे। तो उस, यानी ऐसा कानून बनने नहीं देगा कोई, मैं पहले बता दूंगा आपको। अगर ये बन गया तो फिर ये होगा, कोई भी अगर खरीदेगा तो फिर जरूरत कोई नहीं है, वो अंडरटेकिंग होगी उसकी तरफ से कि बाकायदा अगर मैंने खरीदी, अगर मैंने परमिशन के बगैर खरीदी, डिक्लेयर किए बगैर खरीदी, तो वो सारी कंफिस्केट हो जाएगी। तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी दूसरे मुमालिक में कि यहाँ उसने अंडरटेकिंग दी थी कि मैं बैठ के अगर करूंगा भी। यहाँ असल तो इशू है डिस्क्लोजर का कि आप डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं। ये जितनी ऑफशोर कंपनियां, ऑफशोर कंपनियों में एक कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आप समझिए लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। एक एपीसी कंपनी है, मालिक को शो किया जाता है डीईएफ, डीईएफ को शो किया जाता है जीएच। अब जब तक आप उस कंपनियों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि बेनिफिशियल ओनर कौन है। मरियम नवाज के हवाले जब आया तो बेनिफिशियल ओनरशिप कहां जाकर मिली आपको? अभी तो जैसे बताया 15-16 कंपनियां, इनकी तो 30-40 के करीब कंपनियां आज भी हैं, नाम आप सुन रहे हैं। वो जुनेद सफदर के हवाले से बात आया, मैं उनमें बात नहीं करना चाहता, छोड़े। बात है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। आप सब लोगों के ऊपर एक काम और हो सकता है, आज कौम से मुतालबा करते हैं कि जितने सियासतदान हैं, जितने आपके ब्यूरोक्रेट हैं बड़े, आप आ जाए 18वें ग्रेड से ऊपर आ जाए कि सबको पाबंद कर दें कि आप डिक्लेयर करें कि आपकी फैमिली की और इनकी कंपनियां, ऑफशोर कंपनियां, कोई इंटरेस्ट, कोई शेयर, ये सारे कौम को बताएं। जितने आपके टैक्स होल्डर है उन सबसे डेक्लेरेशन इस बात की ली जाए कि अगर ली जाए, अगर होंगे तो आपके वो सरकार भाग सरकार जब्त कर लिए। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया, अगर अमनेस्टी ले लिया तो ठीक है, चले अमनेस्टी में आ गया, उसकी अगला स्टेप है। सबसे पहला काम है कि वो डिस्क्लोजर कहीं ना कहीं आना चाहिए। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पनामा लीक्स के हवाले से, लेकिन एक चीज़ अज़हर सिद्दीक साहब मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि जो लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं इस वक्त और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, तो क्या उनके लिए सज़ा सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन की है या और कोई सज़ा होगी? जो लोग इस वक्त सरकारी मुलाजमीन हैं या रहे हैं, उनके लिए क्या हो सकता है? क्या सिर्फ कोई जुर्माना है, उसके बाद कोई और चीज़ नहीं है? और जैसे आपने खुद कहा कि बिजनेसमैनों के लिए फिर वो जो भी टैक्स एवेशन का मामला है, वो टैक्स की पेनल्टी और उसके बाद फिर वो उनका खाता क्लियर, जिस तरह आपने अलीमा खान साहिबा के एक रेफरेंस भी दिया, बस यही चीज़ें हो सकती हैं या इससे कुछ आगे भी हो सकता है इन लोगों के खिलाफ? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, जहां तक तो आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन का केस जैसे नवाज शरीफ के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर है। 62 आर्टिकल के तहत आपने मिस डिक्लेरेशन की है तो आप डिस्क्वालिफिकेशन होंगे बतौर मेंबर पार्लियामेंटेरियन के तौर पर, और आपको वो आप छोड़ना पड़ेगा आपको। दूसरी जो बात है कि जो कि वो आपने उनके मनी ट्रेल नहीं है, आपने इनकम टैक्स भी नहीं दिया हुआ, तो वो पैसा करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का कहलाएगा। चाहे वो जज हो या कोई भी हो, उनके औलादों के नाम, बच्चों के नाम, जो कोई भी हो, वो सेक्शन 9 नैब ऑर्डिनेंस के तहत वो बाकायदा करप्शन और करप्ट। हमारे यहाँ ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है और हम लोग नैब के इदारे को मिलाइन करने की कोशिश करें। भाई आपके 12 तरह के जुराइम हैं,
आपने करप्शन नोट देते हुए लेते हुए नहीं पकड़ना। ये एंटी करप्शन एक्ट जो 1947 वाला वो अलहदा था, वो नोट देते और लेते हुए पकड़ने की बात है। यहाँ अगर आपके असासे आपकी औकात से ज्यादा है तो आपको सोर्स एक्सप्लेन करना है। वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से तस्वर किया जाता है। यही नवाज शरीफ का केस है, यही शहबाज शरीफ के हवाले से केस है। तो वहां पर जो बात आएगी वो सेक्शन 9 के तहत नया बाकायदा इंक्वायरी कर सकता है। 18 में इंक्वायरी की इजाजत होगी। सेक्शन 9 के तहत सजाएं दी हुई है और सजा जो है 14 साल तक सजा हो सकती है। आपके असासे सारे जब्त हो सकती है, पेनल्टी जुर्माने हैं और पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर आप 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सरकारी अफसरान के हवाले से बात आएगी, वो अपनी महकमाना नौकरी से चले जाएंगे और नैब उनके खिलाफ भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके 14 साल तक की सजा है और वो भी तकरीबन अपना 10 साल के लिए किसी भी सरकारी ओहदे के लिए मुलाजमत के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तीसरी जो कैटेगरी मैंने आपके सामने रखी है वो बड़ी अहम कैटेगरी है। वो है हमारे यहाँ टैक्स अवेजन के लिए। टैक्स ये बुनियादी तौर पर ये कमियां यही है ना कि यहाँ चूंकि आना नहीं, नाम कहीं आना नहीं, लिविंग है, तो इसलिए ये पैसा यहाँ से चोरी करके वो टैक्स अवॉइड करके वो बाहर ले जाया जाता है, ले जाके वो कंपनियां बनाई जाती हैं ताकि कोई पूछगिछ नहीं होगी। वहां क्या होगा, वहां टैक्स की बाकायदा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जितनी रकम की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उस पर बाकायदा टैक्स कैलकुलेट करेगा और 35% के करीब मैक्सिमम जो टैक्स की लिमिट है वो उसको टैक्स में आएगा। फिर पेनल्टियां भी पड़ेंगी, जुर्माने भी पड़ेंगे और आइंदा से आप दोबारा चाहे बनाते रहें। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर फर्ज करें आप चीजें नहीं देते हैं तो फिर आपकी प्रॉपर्टियां वो जब्त भी हो सकती हैं। और इस कवानीन को आगे जो बनाने की बात है ना वो है कि इसको सख्त कैसे करना है। आपको इसको ऐसी शक्ल में लेकर आना है कि दोबारा एक तो ये रुक भी जाए जो बात हम कह रहे हैं, और दूसरी बात है कि आप जब तक इन लोगों को सजाएं नहीं देंगे और सख्त सजाएं नहीं देंगे ये काम नहीं रुकना। आप याद रखिएगा ये बिल्कुल नहीं रुकना है। हम कहा जाए कि इनको छोड़ दें या अपनी मर्जी पे बैठे रहे, हम कुछ ना करें, हाथ पे हाथ रखी बैठे रहे। और आपने मिसाल देख ली कि पनामा के बाद पंडोरा आ गया, बहामास आया, दुबई में प्रॉपर्टीज आपकी सारी आई थी और हमने डिसक्रेडिट कर दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट और बेंच को। जैसे साकिब निसार साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है उनको, और उन्होंने बड़ी मेहनत की थी चीजों में, और बड़ी चीजों में मेहनत करने के बाद उन्होंने वो सारी चीजें उस वक्त कोर्टों के सामने आई थी। दुबई की प्रॉपर्टीज भी आई थी, डिटेलें भी सारी सामने आई थी, और ये रिकॉर्ड की चीजें हैं कि एक एक चीज सामने आ चुकी थी, मगर उसके बावजूद भी है ना कि वो चीजें मंतकी अंजाम तक पहुंच नहीं सकी कि हमने कंट्रोवर्सीज बना दिया। ये 66 सियासतदानों ने इन्होंने नैब की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को भी डिसक्रेडिट कर दिया। आप और हम सब के पास चीजें रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि तकरीबन 68% तक कन्विक्शन रेट है नैब का, और नैब ने जितनी रिकवरी की है 535 अरब की रिकवरी की है 4 सालों के अंदर मौजूदा चेयरमैन नैब ने। और 1990 से लेकर जब इन सारे सियासतदानों की हुकूमतें रही है 2016 तक सिर्फ 290 अरब रुपए है। आप यही कौम को बताने की जरूरत है। नाउमीदी फैलाई जा रही है, जान के डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, और ये तभी सब ठीक होगा कि जब चीजों को मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाए, और मंतकी अंजाम की तरफ चीजों को ले जाना बहुत जरूरी है। उसके लिए इमरान खान साहब के अपने देखे ना, उनकी अपने आसपास के लोगों की ऑफशोर कंपनी, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। जैसे अलीम खान के बारे में असल पॉइंट ही ये है अजहर साहब कि इस वक्त अब हुकूमत को इदारों के हवाले से भी मजबूती, जिस तरह आप नैब की बात करें, दूसरा ये है कि अब सख्त फैसले करने का वक्त है, वो पार्लियामेंट के अंदर भी और बैसित वज़ीर आज़म इदारों के हवाले से भी है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान, और माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। पेंडोरा पेपर्स की जो है पूरी गूंज इस वक्त चल रही है। क्या इस वक्त सियासतदान हैं, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं, बहुत से बिजनेसमैन हैं जिन लोगों का नाम सामने आए हैं। पाकिस्तान की सिर्फ बात कर ली जाए तो करीब 700 लोगों के नाम सामने आए हैं। अब बहुत से सवाल हो रहे हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान 5 बजे एक इजलास भी कर रहे हैं, और उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने उससे पहले ही कहा है कि कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और तमाम तर चीज़ें सामने लाई जाएंगी। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर पहले भी जब पानामा लीक्स का मामला हुआ, उसके बाद उस दौरे हुकूमत में, यानी पाकिस्तान मुस्लिम नून के दौरे हुकूमत में किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। ख़ुद उस दौर में वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ के मामलात ही पानामा लीक से होते हुए उनके डिसक्वालिफिकेशन जो है वो अकामा में, यानी कि असासे अपने डिक्लेयर ना करने की सूरत में हुए। उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई, वो नाम भी सामने थे, वो पेपर्स भी सामने थे, तमाम तर चीज़ें थी। ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान बात करते रहे पानामा लीक के हवाले से। अब उनके दौरे हुकूमत में भी चीज़ें ये सामने आई हैं। 3 तरह की कैटेगरीज़ में हम चीज़ों को तकसीम करते हैं। एक
पार्लियामेंटेरियंस हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं। फिर साथ ही साथ दूसरा अमल है वो है जो सरकारी अफसरान हैं, और तीसरा है बिजनेसमैन है। ये तीनों तरह के लोगों के नाम सामने हैं। इनके खिलाफ अब क्या हो सकता है कुछ, और क्या वाकई ऑफशोर कंपनी बनाना इतना बड़ा जुर्म है कि इनके खिलाफ पाकिस्तान के पास कोई कानून भी है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, यानी कि FIA और नैब क्या इनके खिलाफ कोई काम कर सकता है, अदालत से कोई अहकाम आ सकते हैं, हुकूमत खुद क्या कर सकती है। आज इस सूरत हाल पर हम बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहिबा आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अमीर अब्बास साहब, सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी हैं। अमीर अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बिजनेसमैन हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं ज़ुबैर साहब आपसे कि ये पानामा पेपर्स में, क्योंकि बिजनेसमैनों के भी बहुत सारे नाम हैं, मुख्तलिफ बिज़नेस करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उनकी सारी ट्रांजैक्शन और चीज़ें चल रही हैं। अब इससे पहले भी बिजनेसमैनों के नाम आए, लेकिन बिजनेसमैन जब ये बात हो रही है वो कह रहे हैं कि ये लीगल है। ख़ुद जो शौकत तरीन साहब हैं वो भी बहसियत एक बिजनेसमैन के तौर पर भी, और इस वक्त हुकूमती ओहदा भी उनके पास एक है, वो कह रहे हैं कि तमाम स्टेट बैंक की इजाज़त से बनाई गई थी और इसमें कोई ऐसी चीज़ इलीगल नहीं है। तो बिजनेस मैन के हवाले से ये कहते हैं कि टैक्स एवेशन का मामला होता है, इसलिए चीज़ें छुपाई जा रही होती हैं ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए, कि बाहर कितनी भी चीज़ें चल रही हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन है, तो वो ये सारे मामला आते हैं। तो बहसियत बिजनेसमैन आप इस सारे अमल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब आप ऑफशोर कंपनी की बात करते हैं तो लीकेजेस और इसकी, और ये जो पेंडोरा लीकेजेस और पनामा के इंकशाफात, ये जो सारी चीजें हैं, इनको अगर आप पैराम एक सही तरीके से उसे देखें तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो है जो पॉलिटिशियन है, दूसरे वो हैं जो कि आपके ड्रग लॉन्ड्रर्स हैं, और तीसरे वो हैं जो बिजनेसमैन। अब इन 3 कैटेगरियों को आपको जायजा लेना पड़ेगा। जब आप पॉलिटिशियंस की बात करते हैं तो अगर उनके पास वो पैसा है तो लामाला वो करप्शन का पैसा है या किसी और तरीके का पैसा है, लेकिन वो ड्रग का पैसा नहीं है, वो उसको आप वो नहीं कर सकते। दूसरी कैटेगरी जो है वो जो ड्रग माफिया है उसका पैसा है। तीसरे आ जाते हैं बिजनेसमैन, जो मैं हूँ। देखिए, हमारे जब हम अगर ऑफशोर कंपनी को अगर हम बनाते हैं तो उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। देखिए, हमें इजाजत है कि 10% हम अपने जो रेवेन्यू है, जो हम माल एक्सपोर्ट करते हैं, उसका हम बाहर रख सकते हैं। बिल्कुल लीगल इजाजत है, स्टेट बैंक की तरफ से इजाजत है। उस पैसों से जब हमने अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए जब पैसे देने होते हैं, तो हम उसके अंदर से वो पैसे की कंपनी बनाकर उसकी हम पेमेंट्स करते हैं। उसको हम अपना आप समझ ले, एक तरह की ऑफशोर एजेंसी है हमारी, जिसको हम उसको करते हैं। तो ज्यादातर बिजनेसमैन जो है, उनका जो पैसा बाहर है वो लीगल है, और अगर वो इलीगल है तो किसी से का पैसा नहीं है। मैं बिजनेसमैनों की तरफ से बिल्कुल क्लियर आपसे ये बात करता हूँ, इट इज नॉट करप्शन मनी, इट इज नॉट ड्रग मनी। ये अगर पैसा अगर बहुत ज्यादा कुछ है तो ये टैक्स इवेजन का पैसा हमारा है, हमने उसको कमाया है और अपनी मेहनत से कमाया है। अगर वो टैक्स नहीं दिया और अगर वो बाहर भेजा तो इतना ही गुना है कि उसके ऊपर टैक्स पेड नहीं हुआ, वो उसके अंदर कोई इलीगैलिटी नहीं है। लेकिन जब ये हम बातें सारी करते हैं और 700 नाम आते हैं, तो आप देखिए कुल 1 लाख नाम है, और 1 लाख नाम जब है, इसका मतलब ये है कि बाकी के 99,300 लोग पूरी दुनिया में से हैं। तो ये एक ऐसा तरीक़ेकार है ऑफशोर कंपनी का, जिसमें अंडमान आइलैंड्स, आप देखिए किन किन के नाम है, पुतिन के नाम है, आप देखिए बड़े बड़े लोगों के नाम है। तो ये जो लोगों के नाम है, ये सारे कोई उसके लिए नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई गलत काम कर रहे हैं या करप्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वजीर आजम ने जो अनाउंसमेंट किया है, मैं उसको वेलकम करता हूँ। ये 700 लोगों की लिस्ट को स्क्रूटनाइज किया जाए, इनको कैटेगरी के अंदर तकसीम किया जाए। देखिए, 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरियों में इनको तकसीम किया जाए, और जिस कैटेगरी पर जितना हाथ रखना चाहिए उतना रखना चाहिए। अब अगर ये देखिए, हमारे वज़रा बैठे, शौकत तरीन साहब, वो तो बैंकर, अगर आप इनके ऊपर ये कह देंगे ये इस तरह का है, ये उस तरह का है, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ कि जब बैंकर एक आदमी है और सीजन्ड बैंकर है, अभी बैंक के प्रेसिडेंट वो 30 साल पहले रहे, तो अब अगर देखें, अगर उनका कोई नाम आया और उनकी ऑफशोर कंपनी है, तो आई एम श्योर, और मुझे जो है कि सऊदी कंपनी के साथ इन्होंने कोई जो उनको जो फंड्स थे वो पाकिस्तान में अपनी बैंक के लिए लाने होंगे, तो उन्होंने एक कंपनी बनाई ताकि उस कंपनी के साथ निगोशिएट करके उसको मिडिल पे रखकर वो पैसे को यहाँ ला सके। तो अब उनका नाम आ जाए और फाइनेंस मिनिस्टर बैठे, ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसको फौरी तौर पर हल होना चाहिए, इनको क्लियर करना चाहिए कि जी ये लोग इस तरह से नहीं है, ये लोग क्लियरेंस है। अब उसके अंदर महीने और हफ्ते नहीं लगने चाहिए,
ये दिनों का काम है। प्रायोरिटी वाइज लोगों को उसमें से क्लियर करते जाना चाहिए और जहां जरूरत नहीं है उसको नहीं छेड़ना चाहिए। जो ये हुआ है इसको हम असल में हम नेशनल को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। मैं कल BBC देख रहा था और फिर मैंने ब्लूमबर्ग देखा, फिर मैंने आपका अल जजीरा देखा और फिर CNN देखा, उसमें जरूर आया। लेकिन उन्होंने क्या किया ये देखें आप, हम हमारे यहाँ इतना ज्यादा शोर है ये इस चीज का कि वहां जो है ना एक पट्टी चल रही थी अल जजीरा पे जिसमें कह रहे थे कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो है ना वो बड़ा उनके नाम आए। अब ये हमारा मीडिया जो है हमारी अपनी पब्लिसिटी अगर हम करेंगे तो हम ये कहेंगे 700 नाम आए, बस दैट्स ऑल। हमको अपनी बदनामी करने का तो कोई मतलब मेरा नहीं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात है। जरूर जिन्होंने गलत काम किया है, जरूर जिन्होंने ड्रग लॉन्ड्रिंग की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जरूर जिन्होंने करप्शन का पैसा छुपाया है, जरूर जिन्होंने टैक्स इवेजन किया, उसको टैक्स ही लगेगा ना और तो कुछ नहीं लगेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको उसी तरह से कैटेगराइज करके इसको चलाना चाहिए। सही, बिल्कुल। ये बहरहाल इसको मैं आपकी बात से सेकंड करता हूँ। करीब मैंने कोई रात को 1-1.5 घंटा इंटरनेशनल मीडिया तकरीबन 6-7 चैनल्स को बार बार मॉनिटर कर रहे थे, सिवाय कोई ख़बर के या वो नीचे जिसे हम उर्फ़ आम में एक लफ्ज़ कहते हैं टिक्कर या लोग जिसे पट्टी कहते हैं, उसमें कुछ ख़बर के तौर पर था कि ICIJ ने इस तरह से नाम आए हैं, 1 लाख नाम है, इतने करोड़ सफ़ात हैं, पाकिस्तानियों के भी 700 है, मुख्तलिफ ममालिक की वो बात हो रही थी। लेकिन उस तरह नहीं है। ये मैं बैसियती मीडिया पर्सन ख़ुद भी ये तस्लीम करेंगे, हम अमीर अब्बास से भी ये बार सवाल करेंगे। लेकिन एक जो मामला है बैसियती बिजनेसमैन, वो टैक्स एवेशन का है कि वो टैक्स एवेशन के मामलात हैं। तो फिर ये भी इल्ज़ाम होता है, उसकी भी वजाहत ज़ुबैर साहब आपसे जानूंगा कि ये फिर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी बात होती हैं, पैसा छुपाने के हवाले से भी बिजनेसमैनों पर ये इल्ज़ाम होते हैं। मैं उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, बहुत सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहिबा आपके वक्त का। अब एक मामला ये है कि चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हैं, बिजनेसमैन हैं, इवन अदलिया से लोगों के भी फैमिलीज़ के नाम सामने आ रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। अभी एक तासुर हुआ कि जिसकी ऑफशोर कंपनी है वो चोर है, जिसकी ऑफशोर कंपनी है वो मनी लॉन्ड्रिंग करता रहे, जिसकी ऑफशोर कंपनी है उसने करप्शन का, हराम का पैसा जो है वो कमाया। ये एक तासुर पूरी तरह से हमें पनामा से लेकर अब तक पिछले 3-4 साल से अंदर वो बना हुआ नज़र आया है। अब वाकई इसको ये समझा जाए कि ऑफशोर कंपनी जो बनाई गई है वो एक नाजायज़ है, चोरी है और खुफिया तरीके से ये तमाम तर चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। देखिए, ना तो मैं बिजनेसमैन में हूँ, ना मैं इनमें हूँ पार्लियामेंटेरियंस में हूँ और ना सरकारी मुलाजमों में। लेकिन सवाल ये है कि ये हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंटेरियन, ये कानून क्यों नहीं बनाते कि ऑफशोर कंपनी होनी ही नहीं चाहिए किसी पाकिस्तानी की। 700 ऑफशोर कंपनी इस पेंडोरा में उन्होंने बताया पाकिस्तानी ने, और ये भी बताया है कि जो जायदाद है लंदन में उसमें 5वें नंबर पे पाकिस्तान। और ये जाहिर है ये पैसे जो हैं ये लीगल तरह से तो नहीं लेके जाते, ये तो हुंडी शुंडी से किसी तरीके से ले जाते। और खुद ये जो भी पहले बात हो चुकी है टैक्स एवेजन है कि इसके ऊपर टैक्स न दें, तो बादियो नजर तो ये जो कुछ भी है ये गैर कानूनी ही है। जब ये गैर कानूनी है तो इसको मेरा ख्याल है खत्म करने का आसान तरीका ये है कि पार्लियामेंट एक कानून बनाए कि जो ऑफशोर कंपनी पाकिस्तानियों के लिए इजाजत है। और सबसे बड़ी बात ये, हमें पता भी नहीं कि अभी ये 700 ही सिर्फ पाकिस्तानियों की हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने दुबई और ऐसी जगहों में अकामे दिए हुए हैं, कोई वहाँ नाई बना हुआ है, कोई कसाई बना हुआ है, और ये अकामों के हवाले से ये वहाँ जाहिर नहीं करते कि ये पाकिस्तानी है। ये उस जरिए से भी उन्होंने बनाई हुई है। तो 700 तो ये हैं जिनके नाम पाकिस्तानी के तौर पे आए हुए हैं, और जिनके अकामों के तौर पे आए हुए हैं उसका तो हमें पता ही नहीं। तो मेरा तो ये बिल्कुल यकीन है नजर, ये जो भी ऑफशोर कंपनी बना रहे हैं या जिन्होंने वहाँ पैसे रखे हुए हैं ये लेके गए हैं गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से। और दूसरी बात है, इस पे उन्होंने टैक्स नहीं दिया, चाहे वो आप कह रहे हैं अदलिया से भी उनके ताल्लुक हो, किसी शोबे से ताल्लुक हो, ये काम जो है ये कानूनी तौर पे होना नहीं चाहिए। इस आज़ाद मुल्क में जो लोग पैदा होते हैं, इस आज़ादी से हासिल किया जो कुछ उन्होंने किया, ये बाहर ले जाने का मकसद क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आई। सही। अब अमीर अब्बास, एक बात बड़ी अहम की है कि पार्लियामेंट ये कानून बनाए। अमीर अब्बास, अच्छा अमीर अब्बास से बात करते हैं दोबारा से मैं, लेकिन जस्टिस नासर जावेद इकबाल साहब आप फरमा रही हैं कि पार्लियामेंट को चाहिए कानून बनाया जाए, लेकिन पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हैं उनके अपने नाम हैं। फिर आपको पता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सिविल या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में, उन लोगों के भी नाम हैं। फिर बड़े बिजनेसमैन कैसे अपने खिलाफ फिर कानून बना सकेंगे?
फिर इसी तरह तो कानून साजी होनी चाहिए कि जो कानून है जो हर एक के ऊपर लागू हो बगैर किसी इम्तियाज के, वही कानून सही कानून है। और ये तो हम देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ कि इस पे टैक्स नहीं दिया गया है इन रकूम पे, ये नाजायज तरीके से पाकिस्तान से लिया गया है। और ये स्टेट बैंक क्या करता है, चलो कानून ना बनाए, स्टेट बैंक पॉलिसी बना दे, रेगुलेशंस बना दे कि कोई पैसे मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे सिवाय के लीगल चैनल से जाएंगे, और जो बताएंगे कि उसके ऊपर टैक्स अदा हुआ है या नहीं। ये स्टेट बैंक वाले क्या करेंगे, कोई समझ में नहीं आती कि इस वक्त इनका क्या ख्याल है। और देखिए डॉलर की कीमत रोज कहाँ से कहाँ आसमानों पे चढ़ गई है। जब मैं पहली दफा अमेरिका गई थी 4 रुपए का डॉलर होता था, फिर अयूब खान की मेहरबानी से 7.5 रुपए अब बोनस वाउचर पे हो गया, और अब देखें अब तो मेरा ख्याल है 180 से भी शायद ऊपर चला गया। तो ये क्यों हुआ? इसलिए कि कोई यहाँ पैसे नहीं रखता, अपने मुल्क में अपने मुल्क पे एतमाद न करना, ये सबसे बड़ा जो है मैं समझती हूँ जुर्म है। और ये है कावर्डिस, कमजोरी, और इस तरह की कमजोरी हमें क्यों है, ये होनी नहीं चाहिए, तो ये सारे मामले ठीक हो जाए। बिल्कुल सही फरमा रही है। ये तो इस अभी चंद ही साल के अंदर रिकॉर्ड डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर वो गया, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा ज़ुबैर मोतीवाला साहब, जो आपने बात की टैक्स एवेशन के हवाले से, मैं एक तासुर की बात कर रहा हूँ, उस तासुर की मैं चाहूँगा आप वजाहत बहैसियत बिजनेसमैन कीजिए। वो तासुर ये होता है कि जब बिजनेसमैन ये बना रहा होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें कर रहा होता है। बिजनेसमैन जब ऑफशोर कंपनी चला रहा होता है, वो बनाई होती है, तो जहाँ टैक्स एवेशन है, चलें टैक्स का तो एक परसेंटेज है, जो भी एक तरीक़ाकार है, वो सारा पैसा आहिस्ता आहिस्ता वो सारा जो है वो बाहर मुंतकिल हो रहा होता है। उसके ना यहाँ टैक्स का मामलात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के अलग मामलात हैं, वो चीज़ें हैं। तो क्या ये तासुर ठीक है? देखिए, ये मैं तो नहीं समझता कि ये तासुर ठीक है। ये बिल्कुल जो है ना, ये बात ऐसी है कि आप ये समझे कि सारा पैसा बाहर जाता है। देखिए, बिजनेस आदमी जब पाकिस्तान में करता है तो वो कितना पैसा बाहर ले जा सकेगा? बिजनेस के लिए लिक्विडिटी चाहिए, कैश फ्लो चाहिए। उस कैश फ्लो को चलाने के लिए अगर उसमें प्रॉफिट होगा, उसी में से तो कुछ आगे पीछे करके ले जा सकेगा ना। इसके अलावा तो कोई पैसा नहीं लेकर जा सकता। कहाँ से लेके जाएगा? लेके जाएगा तो उसके यहाँ का बिजनेस बंद हो जाएगा या बहुत बड़े नुकसान में आ जाएगा। ये जो लोग बात करते हैं कि सारा पैसा ले जाएंगे, आप मुझे बताएं, कोई पान की दुकान भी चल सकती है ना बगैर पैसों की? तो यू नीड कैपिटल, यू नीड वर्किंग कैपिटल, और उसके लिए उस कैपिटल के लिए आपको चाहिए। तो ये जो पैसा जाता है, वो मैं आपको बताया ना, अगर बहुत ज्यादा कुछ इसके अंदर इरेगुलरिटी है तो वो ये है कि वो अनटैक्स पेड पैसा है, बाकी कुछ भी नहीं है, बल्कि टैक्स पेड पैसा भी बाहर जाता है। एक बात और आप देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब कराची, आप अगर इसमें देखेंगे तो नाम ज्यादा कराची वालों के होंगे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, पाकिस्तान के कराची के अंदर वो हालात आए जब असर से पहले हम घर के लिए निकल जाते थे, अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी मिलों में नहीं रहते थे, और यहाँ बोरीबंद लाशें मिलती थी, और रोजाना कोई ना कोई प्रॉब्लम होता था, कभी हड़तालें होती थी, कभी क्या होता है। इंतहाई मखदूश हालात कराची के थे। उस जमाने में जो माइग्रेशन हुई है, वो जो जाके जो लोगों ने जिस तरह से भी पैसा बाहर ले जा सके वो ले गए, और वहां जाके रह गए। उनकी फैमिलियां भी बाद में शिफ्ट हो गई, और उनके बाद में भी यहाँ वो चले गए। अब ये जो शिफ्टिंग है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तानियों की बाहर कंपनियां बनाने का। ये हमको समझना चाहिए कि ये किन हालात में गए हैं, कब गए हैं, कौन से साल से उनकी वहाँ इंडस्ट्री है या कारोबार है, उन्होंने किन हालात में किया, किस मजबूरी के तहत उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। वो उस सारी चीजों को इवेल्युएट करना चाहिए, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो लोग गए हैं उनके पास क्या ऐसे मसाइल थे, क्या ऐसी मजबूरियां थी कि वो जो है ना उस वक्त छोड़ के गए। क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गए? और आप क्या समझते हैं, अगर लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि पाकिस्तान से जब बाहर पैसा लेके जाते हैं तो वहां कमाई बहुत आसान है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान और इंडिया और ये सब कॉन्टिनेंट है, बांग्लादेश, इसके अलावा कहीं भी दुनिया में कमाना बहुत मुश्किल काम है, और वहाँ की लाइफ बहुत मुश्किल है। वहाँ आप अगर उसकी बात कर लें, वो एक छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे घर वाले हैं उनको वहाँ काम करने वालियां नहीं होती है। तो ये तो इट इज अ डिफिकल्ट लाइफ व्हेन पीपल ऑप्ट टू अटेंड। लेकिन क्या होता है कि बिल्कुल सही, लीगैलिटीज़ भी बड़ी ज़्यादा वहाँ होती हैं। ज़ुबैर साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं, उनकी आवाज़ की डिस्टॉर्शन आ रही है। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब, अब 3 तरह के जो लोग हैं, अब अगर जिसने असासे नहीं डिक्लेयर किए इलेक्शन कमीशन के अंदर और चीज़ें डिक्लेयर नहीं की, वो तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है।
फिर बिजनेसमैन हैं, उनके टैक्स एवेशन है। हमने अलीमा खान साहिबा के भी आपने देखा केस, वो तकरीबन मिलती जुलती चीज़ है, उनके ऊपर वो पेनल्टीज़ हो सकती हैं। तीसरा वो है कि अगर सरकारी मुलाजमिन है, वो सिविल है या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद है, उनके असास से उनकी आमदन से जायद हैं, तो उनके खिलाफ। लेकिन वज़ीर आज़म ने अब कहा है कि होगा। आप समझते हैं ये इतना आसान है कि वज़ीर आज़म के इस मीटिंग में जो आज होने जा रही है उसके बाद ये सब कुछ हो जाए? क्योंकि हर जगह पे बड़े ताकतवर लोग मौजूद हैं। मुदस्सिर, आप तो लोगों को उम्मीद दिला सकते हैं, मैं कोई उम्मीद नहीं दिला सकता। उसकी एक मिसाल मेरे सामने है जो मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। आज से 5.5 साल पहले आया था पैनामा पेपर्स। पैनामा पेपर्स में 400 या 450 पाकिस्तानियों के नाम थे। आज 5.5 साल गुजर गए, उन 4 या 450 पाकिस्तानियों में से किसी एक पाकिस्तानी का भी केस कंक्लूड नहीं हो सका होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस थे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के थे, जिसमें शरीफ खानदान का केस है, वो मजाक बन के रह गया इस मुल्क में। तो अगर हमने 5.5 साल में 400 या 450 केसेस नहीं निपटाए तो बाबा ये तो 700 केसेस हैं। ये किस सदी में जाके निपटेंगे? तो ये कोई इनकलाब नहीं आ रहा इस मुल्क में, कोई तब्दीली नहीं है, कोई ऐसे लोगों के सामने झूठी उम्मीद की दीवार खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं होगा, ये इसी तरह से स्टेटस को चलता रहेगा जैसे पहले चलता रहा है। आज इमरान खान साहब भी स्टेटस को के परवुर्दा बन गए हैं। इमरान खान साहब भी उसी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जैसे माजी के हुक्मरान करते थे। इमरान खान साहब भी अपने क्रोरीज को बचाते हैं, अपने दोस्तों को बचाते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को बचाते हैं, जिसकी दर्जनों मिसालें मौजूद हैं इन 3 सालों के अंदर। चंद बराए नाम किस्म की कार्रवाइयां हुई। अगर आपको पीटीआई का यहाँ पे दोस्त होते अगर हमारे साथ ट्रांसमिशन में, तो उन्होंने झट कहना था अलीम खान नहीं पकड़ा गया, सिफ्तार खान नहीं पकड़ा गया। बस 2-3 नाम गिनवाएंगे और ये गिनवा के हमारे मुंह पे ढक्कन रख देते कि हम बात ना करें। उनका हुआ क्या, निकला क्या? हमें यानी आप सिर्फ ये मकसद ये है कि आप लोगों को पकड़ के जेल में डाल के उसकी तस्वीर खींच के दिखा दें, देख ले हमने भी पकड़ा था अपना बंदा। अगर हमने 10 उनके पकड़े थे तो हमने 10 अपने भी पकड़ लिए। क्या ये हिसाब बराबर करने का वादा था? वादा तो केसेस को जस्टिस साहिबा मौजूद हैं, बात तो कन्विक्शन की है। और अल्टीमेट कन्विक्शन यानी सिविल कोर्ट से चलता, सेशन कोर्ट से चलता, हाई कोर्ट से चलता, सुप्रीम कोर्ट, अल्टीमेट कन्विक्शन 99% कन्विक्शन रेट है जर्मनी में। आप यहाँ क्या कन्विक्शन रेट है? तो जब हमारे पास तो पुलिस में तो सर सिर्फ 8% कन्विक्शन रेट है। लेकिन जो अमीर अब्बास, मैं आपसे सवाल करूं, कन्विक्शन रेट जो इदारा एक है करप्शन के हवाले से नैब, उसका तो कन्विक्शन रेट बहुत बेहतर है। तो नैब जैसे इदारे को फिर जो FIA के मामलात हैं वो FIA के हवाले, जो FBR के मामलात होंगे टैक्स एवेशन के वो FBR के इदारे मौजूद हैं। तो वज़ीर आज़म ने तो डायरेक्शन देनी है। अगर ये तीनों इदारे या इसके ऊपर आप एक पूरी कमीशन बना देते हैं तो फिर तरीक़ाकार तो नीचे इदारों ने करना है। तो आप समझते हैं कि ये ऐसी भी कोई चीज़ होती हुई आप नहीं देख रहे हैं कि चलें शुरू तो किया जाए कहीं ना कहीं से? मुदस्सिर, इदारे तो यही इदारे थे नवाज शरीफ के ज़माने में, यही इदारे थे आसिफ जरदारी के ज़माने में। तो फिर तकलीफ क्या हो रही थी लोगों को आसिफ जरदारी से या नवाज शरीफ से? क्या मसला था उनसे भाई? जो इमरान खान के ऊपर सारे उतावले हुए थे और मरे जा रहे थे कि इमरान खान को लाओ चलता, साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, ये आएंगे तो मुल्क चलेगा वरना मुल्क नहीं चल रहा। इदारे तो थे बाबा। इदारों का वजूद मानी नहीं रखता, इदारों का काम मानी रखता है, इदारों की कारकर्दगी मानी रखती है। आपके मुल्क में अदालतें नहीं है लेकिन इंसाफ है 0/0। अभी आपने पुलिस का जिक्र किया, पुलिस नहीं है, 2.25 लाख पुलिस है पंजाब के अंदर, कानून इंसाफ है 0/0। तो इदारों का होना, इदारों का हब्बा मुझे ना बना के दिखाया जाए कि इदारे आ गए। इदारों की कारकर्दगी अगर नहीं होगी तो वो तो एक जिस्म है, उसमें रूह होनी चाहिए ना, तो फिर इंसान बनता है ना, वरना तो मुर्दा है, लाश है। तो इदारे तो आपकी लाश ही है। सही, बिल्कुल ये सही। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब नासिर जावेद इकबाल साहब, ये मायूसी सा एक मामला है, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं तो ज़्यादा पर उम्मीद नहीं, अमीर अब्बास भी ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम इस तरह से होती है कि जी पनामा में नाम 400 थे, सज़ा एक बंदे कोई, वो भी जमात कहती है कि वो पनामा नहीं अकामा का एक मामला था जिस पे ये हो गया। बहरहाल वो एक अलग मामला है। हमारा ये इस तरह से क्यों बेतबारी सी है बहैसियत कौम के कुछ नहीं होगा, किसी के खिलाफ कुछ हो नहीं सकता है? लेकिन नहीं, ये जो इदारे हैं आप कहते हैं ये जिसमें लोग 700 जो गिने गए ये सब ताकतवर हैं, ये ताकतवर नहीं है।
ज़मीर इनका कमजोर है, इनको अपने मुल्क पे यकीन नहीं है, बदनीयती पे मबनी है जो भी कुछ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं समझती हूँ ये कानूनी काम है ही नहीं जो कुछ। लेकिन कौन किसको पकड़े? चोर जो है और कोतवाल जो है वो भी तो सारे एक ही हैं। तो कोतवाल को चोर पकड़ेगा और चोर को कोतवाल पकड़ेगा। यहाँ तो हालात यही है कि हर शख्स जो है ना उसके गिरबान में आप झांक के देखें। तभी तो इकबाल ने कहा था सूरत शमशीर है कौन करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब, अपने अपने अमल का हिसाब लोग करने लगे। फिर इनको पता लगे इस कौम में कितने लोग बदनीयत है और कितने लोग जो हैं वो बुज़दिल हैं और कितने लोग जो हैं वो कमजोर है। ताकतवर का मतलब क्या होता है? ताकतवर का मतलब ये होता है कि उनके पास सरमाया ज्यादा है। सरमाए से ताकत नहीं आती, साथ तो नहीं लेके जाना। आपको पता है सिकंदर आजम ने अपने हाथ बाहर निकलवाए थे जब यहाँ से उसको लेके गए थे मैसेडोनिया। उसने कहा हर एक देख ले खाली हाथ में आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। यहाँ सब झूठे मुसलमान ये सोचते हैं कि हमने खाली हाथ लौटा, ये तो समझते हैं कारून की तरह और फिरौन की तरह जो कुछ किया है। जब तक यहाँ जहनियत नहीं बदलेगी, और जहनियत बदलने का काम आप लोगों का है, शऊर लोगों को दिलाना कि ये जो काम है इससे आकिबत भी नहीं संवारी जाती और दुनिया भी नहीं संवारी जाती। अब जिनके 700 नाम निकले हैं उनकी बदनामी नहीं हुई है, यकीनन बदनामी चाहे लोग कहे क्योंकि खजाना है और ये वजीर फलाना है और ये वजीर धमाका है। अब बेईमान हर जो भी आती है हुकूमत उसमें वही बेईमान फिर साथ मिल जाते हैं। इसलिए किसी ने कुछ करना है नहीं, ना जरदारी ने करना है, ना नवाज शरीफ ने करना है, ना इन्होंने करना है। 60 बंदे बैठे हुए हैं कैबिनेट में, वो कौन से हैं? वो 60 में से कम 55 वो लोग हैं जो पिछलियों में भी थे। तो इस तरीके से मैं समझती हूँ यहाँ हिसाब कौन करेगा, किसका हिसाब करेगा? ये प्रोग्राम किया है लेकिन शऊर दिलाने का प्रोग्राम करें, रोज करें, हर रोज सुबह। ये तो बहरहाल एक है कि बार बार ये बात हो कि हुकूमत जो है जिसका काम है वो इस हवाले से अपना काम करे, और बाकी जिन लोगों की कंपनीज़ हैं वो तो बहरहाल वजाहतें भी दे रहे हैं, वो चीज़ें भी कर रहे हैं, और फिर साथ बात कर रहे हैं कि टैक्स एवेशन के मामला जो हैं वो एक अलग इशू है, और करप्शन के मामला तो सबसे बड़ा जुर्म है कि टैक्स नहीं दे रहे, और तभी तो वहाँ उन्होंने ऑफशोर कंपनियों में पैसे जमा किए हैं। और वहाँ जो 5वें नंबर पर पाकिस्तानी है जिन्होंने वलायत में लंदन जिसको कह ले वहाँ पे जायदादें खरीद किए हुई हैं। बिल्कुल ये तो हालात है हम लोग। और फिर बार बार जो है एमनेस्टीज वो दी गई, उसमें भी फिर फ़ायदा नहीं उठाया गया और चीज़ें डिक्लेयर नहीं की गई। इस पे ज़ुबैर साहब मैं आपका टेक लूँगा कि हर हुकूमत एक एमनेस्टी तो ज़रूर आकर दे रही होती है, फिर 2 एमनेस्टीज़ के ऐलान हो जाते हैं, उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने चीज़ें डिक्लेयर नहीं की जो बायर के पास। अब की बार तो जो एमनेस्टी थी वो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी बिजनेसमैनों के लिए जो इमरान खान साहब के दौर में आई, उसके बावजूद भी इस तरह ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए चीज़ों को छुपाया जाना, इसका क्या मकसद हो सकता है? बिजनेसमैनों का क्या बैक ऑफ माइंड होती है सर चीज़? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मिनिस्ट्री आई पिछली, जो लास्ट मिनिस्ट्री आई, इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने जो है सब कुछ डिक्लेयर किया है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि अभी भी कुछ लोगों ने डिक्लेरेशन नहीं की। उसकी वजह ये हो सकती है कि बाद में जो है हमारे पाकिस्तान का एक उसूल चलता है कि एक गवर्नमेंट के बाद जब दूसरी गवर्नमेंट चेंज होती है तो जो प्रोमिसेस होते हैं उनको अबाइड नहीं किया जाता, और जो है ना नई गवर्नमेंट आती है वो पिछले सारे मुर्दे उखेड़ती है, वो कहते हैं इसका सवाल का जवाब दे, इस सवाल का जवाब दे। और आप पिछली मिनिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें हमने कराची चेंबर से रुजू किया FBI को कि आपने भाई ये मिनिस्ट्री में डिक्लेयर हुआ है, आप कैसे सवाल जवाब कर रहे हैं लोगों से। इस मिनिस्ट्री के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हम सवाल जवाब फिर भी किए, हालांकि एमनेस्टी किसे कहते हैं कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो लोग इस डर के मारे भी जो बहुत डरपोक लोग होते हैं, कुछ और होते हैं, वो नहीं करते। और दूसरी बात, वो लोग भी नहीं करते जिनको हम कहते हैं कि नहीं ये पाकिस्तानी वहां रहते, वो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी है। जो लोग यहाँ से चले गए फिर वापस 90 दिन या 120 दिन का अरसा अगर वो बाहर रह गए तो उनको फिर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना, अगर वो यहाँ से ऑफिशियल पैसे नहीं लेके गए। कई सक्सेस स्टोरीज हैं जो यहाँ से 2 कपड़ों में गए और आज वो वहाँ मल्टी बिलियनर्स है। तो अगर उसको कहेंगे भाई इसने एमनेस्टी फाइल नहीं की, ये तो मुनासिब बात नहीं है। देखिए कुछ लोगों ने वहीं कमाया है, वहीं रहते हैं, नॉन रेसिडेंट अपने आप को डिक्लेयर किया है। अब उसके अंदर एक ये है कि आपको एक रिटर्न फाइल करना चाहिए, जब वो रिटर्न भी मेरे ख्याल है वो फाइल नहीं करते। इन तमाम चीजों का एक हल हो सकता है, एक ब्रॉड बेस्ड स्टेक होल्डर्स के साथ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि भाई जो ऑफशोर रहते हैं, आपने हर मुल्कों के अंदर जो लोग हैं उनको आपके पास उसका डेटा होना चाहिए। देखिए ये सब वो कौन करेगा? मैं तो बिल्कुल अग्री करता हूँ अब्बास साहब के साथ। जो जस्टिस साहिबा ने जो बात की वो ज्यादा वजन वाली थी कि कौन इंसाफ करेगा।
इनके खुद के अपने पैसे बाहर हैं, उनको पॉलिटिशियंस के नाम है, जो असेंबलीज में बैठे हैं उनके अपने नाम है। बात ये कि फेयर और ट्रांसपेरेंट कानून बनना चाहिए। कानून वो है जो हर एक को अप्लाई हो, वो बादशाह से लेकर गुलाम तक सब तक अगर सब अप्लाई होगा तो करेंगे। जब आपके पास डिस्क्रिमिनेशन आता है कि जी ये जो है ना ये इनको अप्लाई नहीं हुआ उनको हुआ, तो ये यहाँ जो है ना फिर डिस्क्रिमिनेशन जब आता है तो आदमी कहते हैं कि यार ये मैं क्यों डिक्लेयर करूं, ये तो वैसे ही जो है ना दोबारा उन्होंने काम यही करना है। तो वो उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स होते हैं सारे। देखिए सब वजूहात जो है ना, अगर आपको इसको इवेल्युएट करने बैठेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे और इबाम निकलेंगे, बहुत सारी वजूहात निकलेंगी जिसकी बुनियाद पे कई चीजें होती हैं और कई नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम पाकिस्तान में रहते हैं, इसी पाकिस्तान ने हमको सब कुछ दिया और इस पाकिस्तान के लिए हमारी जान जो है ना वो हाजिर है। अब मसला यही होता है कि कारोबार, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर हमको इजाजत है स्टेट बैंक की तरफ से कि 10% पैसे हम अपने बाहर रख सकते हैं, तो उन पैसों की अगर हम कंपनी खोलते हैं, प्रमोशन के कोई काम करते हैं, मार्केटिंग के कोई काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं अपने ग्राहक को, वेयर हाउसिंग करते हैं ताकि हम डिलीवरी वहीं उनको कर सकें, ताकि वो हमारा जो है ना सिस्टम के अंदर कई सिस्टम्स होते हैं। आजकल सिस्टम ये है कि आपने वेयर हाउस रखना है, बड़े जो चेन स्टोर है तो आपने वेयर हाउस रखना है, कमोडिटीज आपने एक्सपोर्ट करके जहां आपने एक्सपोर्ट की उस कंट्री में आपने उसको रखनी है और उसकी आपने इन्वेंट्री भी आपने मेंटेन करनी है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर ब्राउन कलर खत्म हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो ब्राउन कलर आपके पास यहाँ से बनना शुरू हो जाए पाकिस्तान से और वो वहां पहुंच जाए। तो आज दुनिया बिल्कुल चेंज है और आगे जाके जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रही है दुनिया, ये कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। ये जो है ना वक्त के साथ कोई चीज, अब पहले जो आज बातें हो रही हैं ये पहले हमने कभी सुनी? पनामा लीक से पहले कभी आपने सुना कि लोगों के जिनकी ऑफशोर कंपनियां थी उनके नाम बाहर आ गए? अब ये पेंडोरा आया है, कल कोई और तोरा बोरा आ जाएगा। तो ये तो मतलब ये कि थिंग्स आर चेंजिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी सामने। आम बात आपने की है कि इस वक्त जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान की इकोनॉमी का होना, क्योंकि उसके बाद ये चीज़ें, क्योंकि अब तो छुप रहा है फिर सामने आ रहा है और उस पर एक हंगामा हो रहा है। अच्छा, जो पनामा से बचे हैं वो पेंडोरा में अटके हैं। बेईमानों की फहरिस्त में कई जो नेक नामों और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियात भी शामिल हैं। कई हुक्मरान, दिलों पर राज करने वाले खिलाड़ी और फनकार भी टैक्स बचाते रहे और बैरून मुल्क माल कमाते रहे। आज ICIJ के वो पेंडोरा बॉक्स के हवाले से अब देखना है कि 5 बजे आज इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हो रहा है। वज़ीर आज़म इस तमाम तर मामले पर क्या अहकामात देते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।